नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ईरान में हुई हमास के चीफ की हत्या, इजराइल पर आरोप। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे हनिया। ग्लोबल साउथ समिट के 3rd एडिशन की मेजबानी करेगा भारत। ग्लोबल साउथ के देशों का फोरम है ये समिट। ग्लोबल साउथ में शामिल हैं विकासशील देश। और केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, क्लाइमेट साइंटिस्ट ने अरब सागर की वार्मिंग को माना वजह। लैंडस्लाइड एटलस में टॉप पर था वायनाड। आइए शुरू करें। इजराइल फिलिस्तीन मसले पर एक बड़ी खबर आ रही है। हमास ने खुद बयान दिया है कि उसके टॉप लीडर इस्माइल हनिया की ईरान में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये इजराइल की कार्रवाई है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी इस मौत को सही माना है। ईरान की इस फोर्स ने इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया है। इस्माइल हनिया दरअसल तेहरान में ही थे जब उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पदभार ग्रहण करने के समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे। वैसे वे कतर में रहकर हमास के ऑपरेशन संभाल रहे थे। इजराइल ने न ही इस मामले पर अपनी स्वीकृति दी है, लेकिन न ही इनकार किया है। आमतौर पर इजराइल ऐसे मामलों पर चुप्पी ही साध लेता है, लेकिन ईरान इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहा है। वजह केवल हमास से ईरान की नज़दीकी भर नहीं है, बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में हुए इस हत्याकांड को लेकर ईरान को चिंता ये भी है कि ये हत्या उसके घर में हुई है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था, लेकिन वैसे ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वार का खेल जारी रखता है। इस खेल के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। हमास ईरान के इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह और हौती जैसे विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम दिया जाता है। यमन स्थित हौथी विद्रोहियों का समूह रेड सी में यूएसए और इजराइल के कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाते हैं। बता दें कि हमास फिलिस्तीन के लोगों के लिए काम करने वाला एक इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है, जो इजराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य की स्थापना चाहता है। हमास तो इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है। हमास इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमास इजराइल पर किए जाने वाले अपने हमलों को फिलिस्तीन के लोगों पर किए गए इजरायली क्राइम्स के खिलाफ रिस्पॉन्स मानता है। भारत ग्लोबल साउथ समिट के 3rd एडिशन की मेजबानी अगस्त 2024 में करने जा रहा है। वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन को समिट ऑफ ग्लोबल साउथ या वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं। पहली बार इस समिट का आयोजन हुआ था जनवरी 2023 में भारत में ही। इस समिट के आयोजन से भारत का मकसद था ग्लोबल साउथ के देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। समिट का दूसरा सम्मेलन हुआ नवंबर 2023 में। दूसरे सम्मेलन की थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। ये सेंटर ग्लोबल साउथ के देशों के विकास और आपस में ज्ञान साझा करने के मकसद से काम करता है। देखिए, ग्लोबल साउथ के देश भौगोलिक तौर पर हमेशा से थे, लेकिन अवधारणा के तौर पर इन देशों की मांगों को समझने का काम अब जाकर शुरू हुआ है। इस शब्द को सबसे पहले 1969 में राजनीतिक चिंतक कार्ल ओग्लेस्बी ने कॉइन किया था। उन्होंने वियतनाम युद्ध का कारण उत्तर के देशों का ग्लोबल साउथ पर ऐतिहासिक तौर पर रहे प्रभुत्व को बताया था। ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज़्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद हैं। वहीं ग्लोबल नॉर्थ से मतलब है अमीर और विकसित देशों से। ये देश आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश उत्तर अमेरिका, यूरोप और ओशनिया से ताल्लुक रखते हैं।
आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ की अवधारणा भौगोलिक से कहीं ज्यादा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक है। ग्लोबल साउथ के दो बड़े देश भारत और चीन तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में हैं। वर्तमान में ग्लोबल साउथ के देशों ने राजनीतिक और आर्थिक तौर पर तेजी से प्रगति की है। वर्तमान दौर को एशियन सेंचुरी और पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है। आंकड़ों की माने तो 2030 में दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ से ही होंगी। इन अर्थव्यवस्थाओं में चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया शामिल होंगे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ग्लोबल साउथ के देशों के मुखिया के तौर पर भारत ने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जोर शोर से हो रहा है। इससे जुड़ी जरूरी खबरों को मैं लगातार आपसे न्यूज एट 9 में डिस्कस कर रहा हूं। हालिया खबर यह आ रही है कि ओलंपिक में आयोजित होने वाली ओलंपिक मेंस ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस पेरिस ओलंपिक की तैयारियां सालों से चल रही हैं, उसमें आयोजित होने वाली एक बेहद अहम प्रतियोगिता को जिस वजह से पोस्टपोन किया गया, या अभी के लिए आप इसे रद्द ही समझिए, उसकी वजह क्या है? वजह है पेरिस में बहने वाली सीन नदी के जल में प्रदूषण का स्तर। सीन नदी के जल में ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का स्तर बढ़ गया है। ई कोलाई इंसानों और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। इसके ज्यादातर स्ट्रेन इंसानों के लिए हार्मलेस हैं, हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ स्ट्रेन इंसानों को बीमार बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इससे डायरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के आयोजकों और विश्व ट्रायथलॉन संगठन ने एथलीट्स के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने से इनकार कर दिया है। दरअसल ट्रायथलॉन एक मल्टी स्पोर्ट दौड़ है, तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का मिक्स। इसका तैराकी वाला हिस्सा सीन नदी में आयोजित होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर हुई जांच में पानी को एथलीट्स के लिए अनफिट पाया गया। पेरिस सिटी ऑफिशियल्स ने इन गेम्स के आयोजन से पहले इस नदी को साफ करने के लिए लगभग $1.5 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन जाहिर है कि ये फंड सीन नदी के पानी में ही स्वाहा हो गया। बता दें कि लॉयर नदी के बाद सीन फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सीन नदी लैंग्रेस पठार से निकलती है और इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है जो फ्रांस के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी इंग्लैंड से अलग करती है। सीन फ्रांस की बड़ी ऐतिहासिक नदी है। इस पर बने कई ब्रिज तो 17वीं सदी तक के हैं। सीन नदी का फ्रांस की राजधानी पेरिस से ऐसा रिश्ता है कि लोग पेरिस को सीन और उस पर बने ब्रिजेस के लिए जानते हैं। केरल के वायनाड ने इन दिनों भीषण लैंडस्लाइड का सामना किया है और इस आपदा में कई लोग बेमौत मारे गए हैं। इसरो ने लैंडस्लाइड को लेकर एक एटलस जारी किया था, जिसमें लैंडस्लाइड की वल्नरेबिलिटी के मामले में वायनाड उच्च स्तर पर था। लैंडस्लाइड एटलस में 17 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों की 147 जिलों की सूची में वायनाड 13वें नंबर पर था। लैंडस्लाइड एटलस में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है। लैंडस्लाइड या भूस्खलन से मतलब है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के चलते चट्टान, मलबे या पृथ्वी के एक समूह का ढलान से नीचे खिसकना। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन के खतरों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लैंडस्लाइड के कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारणों में तो भूकंप और भारी वर्षा आते हैं। इसके अलावा मानवीय कारणों में अवसंरचना विकास, माइनिंग, असतत पर्यटन और निर्वनीकरण शामिल है। वैज्ञानिक वायनाड लैंडस्लाइड के पीछे कई कारणों को वजह मान रहे हैं, जैसे वनों का खत्म होना, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक खनन। देखिए 2021 और 2022 में लैंडस्लाइड्स को लेकर हुए अध्ययन के मुताबिक पश्चिमी घाट में वन लगातार खत्म हो रहे हैं। इससे ये एरिया भारी वर्षा का शिकार हो रहा है और इससे इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की बढ़ोतरी हो रही है। एक दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन के चलते अरब सागर बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे इसके ऊपर डीप क्लाउड सिस्टम बन जाता है। ये डीप क्लाउड सिस्टम बहुत कम वक्त में बहुत तेज बारिश के लिए जिम्मेदार है, जिससे इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा है। सरकार ने पर्यावरणविद माधव गाडगिल की अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल गठित किया था, जिसने वायनाड हिल रेंज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव घोषित करने की सिफारिश की थी। साथ ही इस क्षेत्र में माइनिंग और नए थर्मल प्लांट्स पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की गई थी, लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद भी इस पैनल की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है तिनकठिया पद्धति।
19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये व्यवस्था तिनकटिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी और ये व्यवस्था ही चंपारण सत्याग्रह की नींव बनी थी। दरअसल 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिससे भारतीय नील की मांग यूरोपियन बाजारों में खत्म हो गई। इसलिए चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। कायदे से ऐसी स्थिति में किसानों को आसानी से इस व्यवस्था से फ्री कर देना चाहिए था, लेकिन यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के एवज में उनसे लगान और मनमाने करों की मांग की गई, जो कि गैर जायज थी। लंबे वक्त तक इस शोषण को झेल रहे किसानों का गुस्सा हमें इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के तौर पर दिखता है। चंपारण भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। बारी है रैपिड न्यूज की। आइए देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा 1DAE1 सब्सक्रिप्शन ODOS का उद्घाटन किया गया। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इसकी सभी इकाइयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों के साथ साथ वैज्ञानिक पत्रिकाओं को पढ़ने और प्रकाशित करने में सक्षम बनाता है। आगे जाकर इसे राष्ट्रीय पहल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के साथ विलय कर दिया जाएगा। इसके लिए विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्प्रिंगर नेचर ग्रुप के साथ ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सतत विकास में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक ले आया गया। इस विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन संशोधनों में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा गया है और पहले से परिभाषित अपराधों की सजा को दोगुना करने का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें मिलने वाली जमानत को और अधिक कठिन बनाया गया है। इसके अलावा विधेयक में अब लव जिहाद की व्यापक परिभाषा भी शामिल की गई है। ब्राजील में पहली बार ओरोपाउच फीवर से मौत का मामला सामने आया। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 लोगों की मौत ओरोपाउच फीवर की वजह से हुई है। अभी तक दुनिया भर में इस बीमारी से मौत की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। चलिए ओरोपाउच फीवर की बात करते हैं। यह एक ट्रॉपिकल वायरल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके लक्षण डेंगू जैसे हैं। ओरोपाउच वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, जो अक्सर क्यूलिकोइड्स पेरेंसिस मिज के काटने से फैलता है। इसका नाम ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में स्थित ओरोपाउच नदी के नाम पर रखा गया है, जहां पहली बार 1955 में इसका पता चला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुरू होने वाले 2 दिवसीय राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। इस सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता जैसे फोकस क्षेत्र शामिल हैं। राज्यपाल अलग अलग समूहों में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य के समक्ष प्रस्तुति देंगे। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री C राजगोपालाचारी ने की थी। डैन्यूब नदी के निचले हिस्से में स्टर्जन मछली की 4 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इन्हें विश्व स्तर पर सबसे अधिक संकटाग्रस्त मछली प्रजातियों में से एक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट में 2016 से 2023 तक अवैध स्टर्जन मछली पकड़ने और व्यापार के मामलों पर प्रकाश डाला गया, जिनसे 1031 स्टर्जन मछलियां प्रभावित हुईं। लोअर डैन्यूब बेसिन स्टर्जन मछलियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन के कुछ हिस्से शामिल हैं। कानूनी संरक्षण के बावजूद भी शेष स्टर्जन मछली के अंडे और मांस की उच्च मांग के कारण अवैध शिकार अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। डैन्यूब नदी में पूर्व में पाई जाने वाली 6 स्टर्जन प्रजातियों में से 2 प्रजाति यूरोपीय स्टर्जन और शिप स्टर्जन को स्थानीय रूप से विलुप्त माना गया है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ई कोलाई इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाने वाला वायरस है। इसके सभी स्ट्रेन इंसानों के लिए हानि रहित होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत में किया गया था। ओरोपाउच फीवर एक वायरस जनित रोग है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलने वाला यवन प्रिय शब्द द्योतक था, हाथी दांत का, काली मिर्च का, भारतीय मलमल का या फिर भारतीय भाषा का।
और सही जवाब है विकल्प बी यानी काली मिर्च का। और अगला प्रश्न था, हाल ही में दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक का दर्जा किसने हासिल किया? जिया राय, माना पटेल, शिवानी कटारिया या फिर आरती साहा। सही जवाब है विकल्प ए जिया राय। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना है। नमस्कार।